चलिए नया चैप्टर हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं, है ना। हाइड्रोकार्बन जो कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये दो टाइप के कैटेगराइज किए जाते हैं। पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के लिए H डॉट C डॉट हम लिख लेंगे, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आते हैं एल्केन्स। इनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, और अनसैचुरेटेड कार्बन में फिर दो आते हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्कीन्स के अंदर आपका कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, दैट मीन्स एक सिग्मा और एक पाई। और एल्काइंस में कार्बन कार्बन के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक सिग्मा और दो पाई। ठीक है, तो ये इन जनरल क्लासिफिकेशन है ना। क्लासिफिकेशन तो और फर्दर भी हम कर सकते हैं, लेकिन एक मोटा मोटा क्लासिफिकेशन है। हाइड्रोकार्बन एल्केन्स है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्कीन्स और एल्काइंस है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये लिखिए, फिर हम एल्केन्स से शुरू करेंगे। हो गया। चलिए, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो हम एल्केन पढ़ रहे हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, तो पहला मेथड है बाय कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इस मेथड का नाम है सेबेटियर सेंट्रेंस मेथड। तो देखिए, आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि RCH डबल बॉन्ड CH2, आप इसके साथ H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पे साथ में आपको लेना होंगे कैटलिस्ट, निकिल या प्लेटिनम या पैलेडियम। तो ये आप यहाँ पे कैटलिस्ट लेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका रिडक्शन हो जाएगा RCH2 और आपका यहाँ पर CH3, ये आपका एक रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से एल्काइंस ले सकते हैं, RC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ H2 गैस, और यहाँ पर सेम वही कैटलिस्ट, निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम, और आपका यहाँ पर बन जाएगा RCH CH2 CH3।
ये आपका बन जाएगा। ठीक है, ये लिखिए। नोट करके लिखिए इसमें। हाइड्रोजनेशन अकर्स एट द सरफेस ऑफ मेटल कैटलिस्ट। हाइड्रोजनेशन अकर्स एट द सरफेस ऑफ मेटल कैटलिस्ट and it occurs via syn addition and it occurs via syn addition and it occurs via syn addition। दो टाइप के एडिशन हो सकते हैं, सिन और एंटी। एंटी में तो आप समझ गए हो कि वर्ड से ही जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आकर जुड़ रहे हैं तो वो एंटी है, और उसका उल्टा सिन, दोनों जब एक साइड से जुड़ रहे हैं, है ना। इसमें लिखिए दैट इज बोथ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड, दैट इज बोथ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड, बोथ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड फ्रॉम द सेम साइड, फ्रॉम द सेम साइड, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए आर सी डबल बॉन्ड सी आर एच एच, तो जो भी यहाँ पर हाइड्रोजन रहते हैं, अब यहाँ पर आपका H2 है तो यहाँ पर आपका ये H और यहाँ पर आपका ये H और इसके बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो ये दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड से आपके यहाँ पे जुड़ेंगे, है ना। और इसे बोलते हैं सिन एडिशन। इसे क्या बोलते हैं? सिन एडिशन। यहाँ पर तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं पर जहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है तो आप यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री को इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो जो भी आपके दोनों H हैं जो आपके एक ही साइड से आपके जुड़े हैं, तो यहाँ पर तो स्टीरियोकेमिकली कोई फ़र्क आपका नहीं पड़ा है, लेकिन कहीं पर जहाँ पर हम एल्काइन से एल्कीन बना रहे होंगे वहाँ पर आपको एक फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो इस सिन एडिशन है, दोनों जब एक ही साइड से आपके जुड़ रहे हैं। नेक्स्ट लिखिए, एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेज। देखिए जो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप वगैरह लगे हुए हैं, अगर इनमें काफ़ी ज़्यादा ब्रांचिंग है, कोई एक CH3 इधर निकल रहा है, इधर C2H5 निकल रहा है, तो कैटलिस्ट के सरफेस पर जो एडजॉर्प्शन है वो स्लो डाउन हो जाएगा। कैटलिस्ट के सरफेस पर पहले ही आके एडजॉर्ब होते हैं, हमारी जो एल्कीन है वो एडजॉर्ब होती है, हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होती है, तब आपका प्रोसेस होता है।
लेकिन अगर मोर ब्रांचिंग है तो उसका एडजॉर्प्शन स्लो होगा, तो रेट भी आपका स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिखिए एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेज, as the branching increases, as the branching increases, comma, the rate of absorption AD है ना, the rate of adsorption decreases, the rate of adsorption decreases, so comma the rate of hydrogenation decreases, the rate of hydrogenation decreases। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अगर मैं आपसे पूछूं कि एल्कीन और एल्काइन इनमें से कौन ज़्यादा तेज़ी से हाइड्रोजनेट होती होगी? एल्काइन, क्योंकि उसमें वही है सिंपल लिनियर मॉलिक्यूल है, उसमें दो साइड में इस तरीके से भी नहीं है, मतलब एल्कीन के रेस्पेक्ट में सिंपल है एल्काइन, है ना। तो एल्काइन ज़्यादा तेज़ी से एक हाइड्रोजनेशन देती हैं एल्कीन के रेस्पेक्ट में। तो लिखिए एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्काइंस आर मोर रिएक्टिव, एल्काइंस आर मोर रिएक्टिव देन एल्कीन्स फॉर हाइड्रोजनेशन, फॉर हाइड्रोजनेशन, फॉर हाइड्रोजनेशन। ठीक है, अगले मेथड पे चलते हैं। रिडक्शन ऑफ एल्कल हैलाइड, रिडक्शन ऑफ एल्कल हैलाइड, एल्कल हैलाइड के रिडक्शन से इसमें दो मेथड हम पढ़ेंगे, रिडक्शन विद जिंक और जिंक H प्लस, है ना, रिडक्शन विद जिंक H प्लस। लिखिए इसमें an alkyl halide on treatment with strong electropositive metals, on treatment with strong electropositive metals like zinc and acid, on treatment with strong electropositive metals like zinc and acid like HCl, CH3COH undergo reduction to produce alkanes, तो यहाँ पर देखिए X आपका यहाँ पर हो सकता है Cl, Br, I, और साथ में यहाँ पर आपका जिंक, और जिंक के साथ आपका यहाँ पर ये एसिड, है ना। तो आपका यहाँ पर बन जाता है RH, एल्केन आपके बन जाते हैं। इसमें यहाँ पर क्या होता है, अगर हम देखें तो RX है प्लस आपका जिंक है, तो आपको पता होगा जिंक बहुत आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना, जिंक बहुत आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ये बॉन्ड दोनों के दोनों होमोलिटिकली टूटते हैं, होमोलिटिकली बॉन्ड टूटते हैं, और जिंक अपने दोनों एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों को दे देता है। तो होमोलिटिकली टूटने के बाद जब जिंक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो R का क्या बन जाएगा, RX का बीच का बॉन्ड होमोलिटिकली टूटा, R फ्री रेडिकल, अब उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो R क्या दिखाई हो जाएगा, फ्री रेडिकल। तो वो तभी बन गया था जब होमोलिटिकली टूट गया, जिंक ने फिर उसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, तब क्या बना, R माइनस बन गया, ये आपका जिंक 2 प्लस, और यहाँ पर उसी तरीके से X माइनस बन गया, ये बन जाता है बीच में एक तरीके से। और फिर यहाँ पर जब आप एसिड ट्रीटमेंट कराते हो H प्लस, तो H प्लस R के साथ जुड़ जाता है और आपको मिल जाता है RH। ठीक है, ये नेक्स्ट देखिए, रिडक्शन
रिडक्शन विद LiAlH4, रिडक्शन विद LiAlH4, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये लिखिए पहले, तो देखिए जो LiLH4 होता है ये बेसिकली H माइनस डोनर है, H माइनस डोनर है, ठीक है। जो ये H माइनस स्पीसी है ये इन जनरल तो इसका काम है एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करना, है ना। कहीं पर न्यूक्लियोफिलिक साइट है तो वहाँ पर जाकर अटैक करना और सब्स्टिट्यूशन देना। तो यहाँ पर अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्केल हैलाइड हैं तो ये सब्स्टिट्यूशन देता है, एल्केल हैलाइड को एल्केन बना देता है। लेकिन अगर 3 डिग्री एल्केल हैलाइड है तो फिर इसकी दूसरी प्रवृत्ति जागृत हो जाती है, बेस वाली, है ना। जंगल में सबसे बड़ा शिकारी कौन है? शेर या बाघ, है ना। शेर बाघ में अंतर है, एक ही है। बाघ कैसा होता है? और तेंदुआ और चीता? हाँ, तो जंगल में जो बड़ा शिकारी है वो एक जनरल टेरिटरी में या तो शेर होगा या एक किसी टेरिटरी में बाघ होगा। ये जानवर अपने साइज के बेस्ड पर जानवर मारते हैं। अगर किसी हिरन को मार रहे हैं तो एक बाघ हिरन से 2-3 गुना बड़ा है साइज में। लेकिन अगर हम साइज में देखें, सब छोटा साइज है लेकिन फिर भी बड़े जानवरों को मार दिया, तो फिर बड़ा शिकारी कौन बैठता है? जंगल का एक तरीके से अपने साइज, छोटे साइज होने के बावजूद भी बड़े शिकारी को मार गिराने में सबसे बड़े शिकारी होते हैं शिकारी कुत्ते। शिकारी कुत्ते छोटे, जो शिकारी कुत्ते होते हैं वो यहाँ के जो डोमेस्टिक कुत्ते हैं उनसे भी छोटे होते हैं साइज में, है ना। लेकिन वो झुंड बना के जो है हिरन को और नीलगाय, मतलब ऐसे बड़े जानवर जो होते हैं इनको मार गिराते दौड़ा दौड़ा के, है ना। तो ये जो H माइनस है ये भी उसी तरीके से है। और वही जो कुत्ता है अगर घर में है तो बड़ा क्यूट है, पूंछ हिला रहा है, वही अगर जंगल में है तो आपको पता चलिए आपको मार के गिरा लेगा, है ना। तो ये जो H माइनस है ये उसी तरीके से है। अगर इसको कंडीशन नहीं मिल रही है, कई बार देखा ना, जो गली के जो कुत्ते रहते हैं बड़े आदमी पर तो नहीं भौंकते लेकिन छोटे बच्चे पर अटैक कर देते हैं, तो वही उसे मौका कैसा मिल रहा है। अगर उसे मौका मिल गया तो उसकी शिकारी प्रवृत्ति जागृत हो जाएगी, वो अटैक कर देगा। ये जो H माइनस है इसकी इनहेरेंट नेचर है कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करें। लेकिन अगर आप इसे 3 डिग्री एल्केल हैलाइड टाइप का कोई सबस्ट्रेट देते हैं तो इसकी शिकारी प्रवृत्ति, मतलब बेस वाली प्रवृत्ति भी एक्टिवेट हो जाएगी, और बेस वाली प्रवृत्ति एक्टिवेट होने में वो एलिमिनेशन देगा, है ना। तो लिखिए इसमें 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्केल हैलाइड्स, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्केल हैलाइड्स are reduced to alkane through substitution by LiLH4, है ना। एज यहाँ पर देखिए CH3 CH2 CH2X, X यहाँ पर यही Cl Br I अगर यहाँ पर आपका है, ठीक है। और या फिर आप लेते हैं ये CH3 CHX, यहाँ पर आपका है CH3।
तो यहाँ पर जब आप LiLH4 के साथ रिएक्शन कराते हैं LiAlH4, तो यहाँ पर ये H को एज H माइनस देता है और ये H माइनस आता है और यहाँ पर इसको ग्रुप को निकाल देता है। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, CH3, CH2 और CH3, ये आपको मिलेगा। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन देगा। लेकिन अगर 3 डिग्री एल्केलाइड है तो ये एलिमिनेशन देता है विद 3 डिग्री एल्केलाइड, 3 डिग्री एल्केलाइड इट गिव्स एलिमिनेशन, इट गिव्स एलिमिनेशन। तो यहाँ पर देखिए CH3, CH2, एक H को मैं इधर बना देता हूँ, यहाँ पर आपका X और यहाँ पर आपका ये CH3। और अब अगर आप इसकी रिएक्शन करते हैं LiLH4 के साथ, तो ये जो H माइनस है ये बेस की तरह एक्ट करने लगता है। गली के कुत्ते ने देखा छोटा बच्चा है, इसे तो मैं दबा लूँगा, तो तुरंत उसकी शिकारी प्रवृत्ति हो गई एक्टिवेट। उसने देखा कि ये तो 3 डिग्री एल्केलाइड है, यहाँ पर तो सब इलिमिनेशन बढ़िया चलता है ना। तो यहाँ पर ये क्या कर देता है, ये एल्कीन बना देता है, CH3, C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर आपका CH3। ठीक है, तो 3 डिग्री एल्केलाइड के साथ आपको मिलते हैं एल्कीन्स। ठीक है, लिखिए चलिए नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड, तो देखिए रिडक्शन विद HI रेड फास्फोरस, HI रेड फास्फोरस के साथ, है ना। तो यहाँ पर देखिए R C डबल बॉन्ड O OH, R C डबल बॉन्ड O H, R C डबल बॉन्ड O R डैश, HI रेड फास्फोरस, HI रेड फास्फोरस,
HI कोमा रेड फास्फोरस। ये जो HI कोमा रेड फास्फोरस है, ये फाइनली जो भी कंपाउंड्स हैं उनको रिड्यूस करके हाइड्रोकार्बन पर लेके जाता है, मतलब एल्केन पर लेके जाता है ना। तो जितने भी कार्बन आपको दिख रहे हैं बस आपको उनको एल्केन बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक कार्बन दिख रहा है, तो इस कार्बन को जब आप फाइनली रिड्यूस करेंगे तो क्या बन जाएगा? सी का क्या बन जाएगा? CH2O का तो डबल बॉन्ड नहीं दिखाना पड़ेगा कहीं, ये बन जाएगा आपका R और इसका बन जाएगा CH3। इस कार्बन का क्या बन जाएगा? R CH3। इस कार्बन का क्या बन जाएगा? R CH2 और यहाँ पर आपका R डैश। तो ये बन जाएगा, जो भी कार्बन आपको दिख रहे हैं उनको रिड्यूस करके क्या बना देता है ये? CH2 या CH3। अगर वो टर्मिनल पे है तो ये बना देता है। फिर देखिए ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज, ये होती है ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। CH2OH H OH H OH OH H H OH और CHO, ठीक है। तो जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं HI रेड फास्फोरस के साथ, HI कोमा रेड फास्फोरस, तो कोई बताएगा क्या बन जाएगा? फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? इस कार्बन का क्या बन जाएगा? इसका 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 CH3। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 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 CH3 क्या बन गया? N हेक्सेन। तो आपको क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा CH3 CH2 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 और CH3। तो आपको मिल जाता है N हेक्सेन। N हेक्सेन आपका मिल जाता है ना। भी देखिए रिडक्शन विद है ना, NH2 और एल्कोहलिक KOH, है ना, जो बोलते हैं वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। तो यहाँ पर आपका R वोल्फ-किश्नर रिडक्शन की बेसिकली क्या करता है? जो ये आपका है, मान लो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप को बना देता है ये CH2, ये बना देता है। तो यहाँ पर देखिए R C डबल बॉन्ड O CH, मान लो यहाँ पर कुछ है, R डैश लगा लेते हैं, R डैश, और यहाँ पर आपका NH2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर आपका एल्कोहलिक KOH, और यहाँ पर आपको बन जाता है R CH2 R डैश। अगर आपका ये है R C डबल बॉन्ड O H है, तो ये क्या बन जाएगा आपका? NH2 एल्कोहलिक KOH, और आपका यहाँ पर बन जाएगा R CH3, ठीक है। ये लिखिए
नेक्स्ट देखिए इसमें सी, एक और रिडक्शन है यहाँ पर, रिडक्शन विद, लिखो तो फिर। नहीं देखिए, रिडक्शन विद ZnHg जिंक मरकरी का अम्लगम और साथ में कंसंट्रेट HCl, इसे बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन, और ये भी एग्जैक्ट सेम ही प्रोडक्ट देता है। तो यहाँ पर आपका ZnHg और कंसंट्रेट HCl और ZnHg कंसंट्रेट HCl, सेम ही प्रोडक्ट आपको इसमें मिलते हैं। ठीक है, इसे लिखिए। चलिए नेक्स्ट आपका है डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कौन सा नंबर था भैया?
फिर देखिए डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड, फोर्थ कर लेना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए ये आपके होते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं, आपको पता होगा, पता है? हैं? हैं? खाली आते हो बिल्कुल। ये ग्रिग्नार्ड एजेंट है। ग्रिग्नार्ड एजेंट में कार्बन, यहाँ पे R में कार्बन होगा और Mg उसके बीच का बॉन्ड कोवलेंट है लेकिन हाईली पोलर है, तो यूजुअली हम यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस दिखा देते हैं। इसकी अगर रिएक्शन आप किसी भी ऐसे कंपाउंड से कराते हो जिसके पास एक हल्का सा भी एसिडिक हाइड्रोजन है, मतलब हल्का मतलब एसिड तो HCl भी और एसिड आपका CH3CH भी, लेकिन CH3CH का H वीकर H है एक तरीके से, है ना, वीक एसिड है। तो अगर आप इसकी रिएक्शन किसी वीक से वीक एसिड के साथ भी कराते हैं तो ये R- देख रहे हैं, R- कब बना होगा? जब ये RH होगा, एल्केन होगा, एल्केन से आपने H को H+ निकाला, तो एल्केन का कॉन्जुगेट, एल्केन बहुत वीक एसिड है तो एल्केन का कॉन्जुगेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये R- बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। तो आप इसे हल्के से हल्का भी अगर कोई एसिडिक कंपाउंड देते तो वहाँ से प्रोटॉन निकाल लेगा। दैट मीन्स अगर इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करते हैं, अगर H2O के साथ करते हैं तो यहाँ से ये H निकाल लेगा, NH3 के साथ कर दें तो यहाँ से H निकाल लेगा, RNH2 के साथ कर दें तो यहाँ से H निकाल लेगा, CH3COH के साथ कर दें तो ये H निकाल लेगा, RH के साथ कर दें तो यहाँ पे H निकाल लेगा। मतलब कोई भी आप अगर इसको देते हैं जिसके पास वीकर भी H है, तो टर्मिनल एल्काइन के साथ अगर आप करते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ से भी H निकाल लेगा, और H निकालने के बाद क्या मिल जाएगा आपको? RH, ये आपको मिल जाएगा, एल्केन मिल जाएगा, है ना, आपको मिल जाएगा एल्केन, ठीक, एल्केन मिल जाएगा बेसिकली। लेकिन यहाँ पर बेसिकली डिकम्पोजिशन क्यों बोला, ऐसा क्यों नहीं बोला कि प्रिपरेशन ऑफ एल्केन बाय ग्रिग्नार्ड एजेंट? हमने यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं बोला प्रिपरेशन ऑफ एल्केन बाय ग्रिग्नार्ड एजेंट? देखो ग्रिग्नार्ड एजेंट से तो एल्केन बन रहा है, तो डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट क्यों बोला? मान लो आप सर्दी है, आपको ठंड लग रही है, अलमारी में नोटों की गड्डी रखी है, आप नोट की गड्डी जला के हाथ सेकने लगे, तो लोग क्या बोलेंगे? समझदारी है, बेवकूफ़ी है, क्या है? बेवकूफ़ी है। कोई नोट की गड्डी जला के थोड़ा ना हाथ सेकेगा। तो नोट की गड्डी, यहाँ पे ये RMGX एक तरीके से नोट की गड्डी है, ये बड़ी मेहनत से बनाया जाता है, और अगर गलती से कोई भी ऐसा रिएजेंट इसके साथ लग गया तो ये टूट जाता है। बेसिकली क्या है, जब भी आपका किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप सिंथेसाइज कर रहे हैं तो आपके रॉ मटेरियल कहाँ से आते हैं? आम उसमें देखिए, मान लो आपको लोहे की कोई चीज़ बनानी है, लोहे का एक जहाज बनाना है पानी का, तो वो जो लोहा है वो कहाँ से लाते हो? पहले खान है, खान के अंदर से आयरन की ओर निकलती है, फिर उसको मेटलर्जी सेक्शन में लोहा बनाते हैं, लोहे से की शीट बनती है, शीट से फाइनली ये बनता है, तो ऐसे आता है लोहा। जब आप कोई दवाई बनाते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड होती हैं, जो भी दवाइयाँ हैं जो हम खाते हैं वे सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है मेनली सब। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, कहाँ से मिलता है? वो कौन से प्लांट से? प्लांट क्या ऐसे पैदा कर देगा उसको? जैसे एस्पिरिन है, ये होती है एस्पिरिन, एस्पिरिन जानते हो, दर्द निवारक है, पेन किलर है और बुखार भी उतारती है, C डबल बॉन्ड O CH3 COH, ये एस्पिरिन है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है ये, इसे बोलते हैं एस्पिरिन। पेन किलर है, बॉडी का टेम्परेचर कम कर देगी बुखार के टाइम पे, हार्ट स्ट्रोक से बचाने के लिए ब्लड को थिन कर देगी, ये एस्पिरिन है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक है। इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल है कहीं ना कहीं बेंजीन पे या फिनोल लगा है या एसिटिक बेंजोइक एसिड है, कुछ ना कुछ तो रहा होगा ना। स्टार्टिंग मटेरियल कहाँ से लाते हो? अब इसे कहाँ से आता है वो स्टार्टिंग मटेरियल? फैक्ट्री में, किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जब बनता होगा तो ट्रक में कुछ रॉ मटेरियल तो आता होगा ना, तभी तो फाइनल प्रोडक्ट निकलता होगा। तो रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? क्या है रॉ मटेरियल?
है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये। आपको चीनी चाहिए कि मुझे मम्मी चीनी डाल दो चाय में, है ना? मुझे चीनी चाहिए। चीनी कहाँ से आती है? शुगर मिल से। तो शुगर मिल्क के गेट के अंदर से कुछ इन होता होगा, तभी तो चीनी की बोरी आउट होती होंगी। इन क्या होता है? गन्ना। गन्ना है चीनी का रॉ मटेरियल। ऐसी इस फार्मास्यूटिकल मान लो कोई दवाई की फैक्ट्री जिससे एस्पिरिन बाहर गेट से बाहर निकल रही ट्रक में भर के, तो गेट में अंदर क्या आ रहा है? कहाँ से आ रहा है वो? नेचर से। हाँ तो नेचर बताओ, नेचर में क्या? मैंने तो बताया ना, गन्ना क्या है? गन्ना तो आपने देखा है, खेत में से गन्ना उगता है। तो इसका रॉ मटेरियल क्या खेत में उगता है? कोई पौधा है? पौधा है, प्लांट है, पेड़ है, क्या है? क्या है इनका रॉ मटेरियल? प्लांट्स। पेड़ कटते हैं इसके लिए। कौन से पेड़ कटते हैं भाई? नीम के, आम के, किसके पेड़ से बनता है ये? नहीं सोचा कभी? सोचना चाहिए। इनका रॉ मटेरियल है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जानते हो, जिससे पेट्रोल डीजल ये सब बनते हैं। उसी क्रूड ऑयल के साथ ये सब सब्सटेंस भी रहते हैं। क्रूड ऑयल के साथ में बाय प्रोडक्ट्स में रहते हैं, उनसे बेंजीन ये सब चीज़ें भी निकलती हैं। तो रॉ मटेरियल अगर हम ये देखें तो इसका रॉ मटेरियल यूजुअली बेंजीन वगैरह इस टाइप से होगा। पहले हमने बेंजीन ली, बेंजीन पे CH लेके आए, फिर यहाँ पे ये लेके आए, तो रॉ मटेरियल के ये है ना। बेसिकली एल्केन जो है, एल्केन, बेंजीन, ये सब जो है आपके रॉ मटेरियल हैं। कच्चे तेल में बहुत सारा कंपोनेंट आपका एल्केन, एल्कीन, बेंजीन, नेप्था ये सब भी मिलेंगे। तो जो हमने ग्रिग्नार्ड एजेंट बनाया है, ग्रिग्नार्ड एजेंट को बनाने के लिए यूजुअली एल्केन होता है। ये एल्केन है क्या? एल्केन है। एल्केन पर आप रिएक्शन करते हैं बड़ी मेहनत से, X2 की, X2 विद लाइट करते हैं तो आपको मिल जाता है RX। RX के साथ आप रिएक्शन करते हैं Mg विद ईथर, तो आपको मिलता है RMgX। तो आपने बड़ी मेहनत से RMgX बनाया है, और गलती से भी अगर उसे कहीं से H+ मिल गया, मतलब आपका ग्रिग्नार्ड एजेंट बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप उसे एल्केन वापस बना लें, तो ये वापस से एल्केन बन जाएगा, है ना। आप सुबह घर से निकले, आपने काम किया, काम करने के बाद आप पैसे लेके आए कमा के, और शाम को ठंड लगी तो उस पैसे में आग लगा के हादसे के लिए। यही किया ना हमने। पहले रॉ मटेरियल था आपका एल्केन, एल्केन के साथ बड़ी मेहनत से आपने एल्केन हैलाइड बनाया, उसके फिर और बड़ी मेहनत के साथ आपने ग्रिग्नार्ड एजेंट बनाया, और ग्रिग्नार्ड एजेंट को अगर कहीं से एसिडिक हाइड्रोजन मिल गया तो वापस से वो एल्केन पा गया। तो इसीलिए वो बोला डिकम्पोजिशन, इसलिए उसने प्रिपरेशन नहीं बोला। मतलब एल्केन बनाने के लिए आप ग्रिग्नार्ड एजेंट कभी नहीं यूज करेंगे इंडस्ट्री में, वो तो बर्बादी है ना। तो इसलिए डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट, दैट मीन्स अगर ग्रिग्नार्ड एजेंट डिकम्पोज हो जाए तो भी एल्केन बन जाते हैं, ठीक। तो इसलिए डिकम्पोजिशन वर्ड इसने लिखा। नेक्स्ट देखिए, वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट आपका है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, इसमें देखिए आपके पास एल्केल हैलाइड है RX, X यूजली आपके यहाँ पर Cl Br I, RX प्लस यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ Na सोडियम मेटल, प्लस यहाँ पर RX को मैं XR ऐसा लिख देता हूँ, और यहाँ पर आपका है ईथर एज ए सॉल्वेंट है, ईथर एज सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे इस तरीके से अगर हम देखें तो ये आपका ये यहाँ से ये निकल जाता है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ NaCl निकल जाता है, और ये RR क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाता है आपका ये R आपके जुड़ जाते हैं, और प्लस आपका ये 2 टाइम्स ऑफ NaX आपका मिल गया। ये आपके है वुड्स रिएक्शन, ठीक है। लिखिए यहाँ तक, फिर इसमें नोट करके कुछ पॉइंट लिखेंगे।
हो गया? यहाँ पे लिखिए, इसमें नोट करके लिखिए। देखिए यहाँ पर जो बना है वो आर आर बना है, तो क्या ये जो एल्केन बना है ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? ये सिमेट्रिकल एल्केन है ना। तो वुड्स रिएक्शन के थ्रू हम एल्केन जो बना रहे हैं वे सिमेट्रिकल एल्केन ही बन सकते हैं विद गुड इल्ड, जैसे CH3 या फिर C2H5 है ना। आप इससे CH3 CH2 CH3 अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, ये नहीं बना सकते। लिखिए इसमें ओनली सिमेट्रिकल एल्केन can be prepared in good yield by Grignard by Woods reaction देखिए अगर हम ये बनाना चाहते हैं, if you want to prepare CH3 CH2 CH3 with Woods reaction, अगर आपको ये बनाना है वुड्स रिएक्शन से तो आपको क्या लेना होगा? आपको यहाँ पर CH3 CH2X ये लेना होगा एंड आपको क्या लेना होगा? आपको लेना होगा CH3 और यहाँ पर आपका ये X, आपको ये दोनों लेने होंगे है ना। आपको ये दोनों एल्काइल हैलाइड लेने होंगे, लेकिन जब आप ये दो एल्काइल हैलाइड लोगे तो फाइनली कितने प्रोडक्ट आएंगे? देखिए ये CH3 CH2X प्लस 2 टाइम्स ऑफ Na प्लस X CH2 CH3 ये बनेगा। वहीं एक आपका CH3 CH2X प्लस 2 टाइम्स ऑफ Na और प्लस आपका यहाँ पर ये आपका X और ये CH3 ये होगा, और एक आपका CH3 और यहाँ पर आपका ये CH3 एक आपका ये होगा है ना। तो ये आपका X प्लस आपका 2 टाइम्स ऑफ Na प्लस आपका ये, दैट मीन्स CH3 CH2X ने खुद के साथ वुड्स रिएक्शन दी, CH3X ने खुद के साथ वुड्स रिएक्शन दी और इन दोनों ने आपस में वुड्स रिएक्शन दी है ना। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? आपको यहाँ पर मिलेगा ये CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पर एक ही तो प्रोडक्ट ये मिला। यहाँ पर आपको क्या मिला? यहाँ पर आपको मिला CH3 CH3, एक आपको ये मिला और एक आपको यहाँ पर क्या मिला? CH3 CH2 और ये CH3। अगर आपका पर्पज केवल CH3 CH2 CH3 लेना था तो ये तो आपके काम का है। क्या ये आपके काम का है? नहीं। क्या ये आपके काम का है? नहीं। तो आपकी यील्ड कितनी आई?
आपकी यील्ड कितनी आई 33.33%। आइडियल केस में, इन आइडियल केस अगर हम देखते हैं तो आपकी यील्ड इतनी परसेंट आई और बाकी 66.67% आपके लिए बेकार है। ठीक है, तो गुड यील्ड में अगर आप देखें तो केवल सिमेट्रिक वाले ही बन सकते हैं। दैट मीन्स अगर आपको ब्यूटेन बनाना होता है, एन ब्यूटेन, ये तो आप केवल इसको लेते हो और 100% यील्ड के साथ आपको मिल जाता। ठीक है, तो इसलिए बोलता है कि इस मेथड के थ्रू केवल सिमेट्रिकल एल्केन ही गुड यील्ड के साथ बनाए जा सकते हैं, अनसिमेट्रिकल नहीं। ये लिखिए, हो गया। देखिए नेक्स्ट मेथड है कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस कौन सा नंबर है ये? 6th। कोरे हाउस सिंथेसिस, कोरे हाउस सिंथेसिस। तो यहाँ पर देखिए आपके पास RCl, मान लो आपके पास RCl है, 2 टाइम्स ऑफ RCl, ठीक है, या फिर RX लीजिए, RX 2 टाइम्स ऑफ RX है। इसकी रिएक्शन आप कराते हो 2 टाइम्स ऑफ Li और ईथर आपका यहाँ पर सॉल्वेंट है, ईथर आपका सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर आपका बन जाता है 2 टाइम्स ऑफ R माइनस Li प्लस, ये बन जाता है, और माइनस यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ LiX। कैसे बना है ये? RX है और यहाँ पर आपका Li है, Li के पास Li एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए उतावला बैठा रहता है। ये बॉन्ड आपका होमोलिटिकली टूटा है, ऐसे होमोलिटिकली जब टूटा है तो R और X के पास एक एक इलेक्ट्रॉन अपना ही आ गया है, कोई चार्ज नहीं। अब ये इलेक्ट्रॉन इनको मिल जाता है तो ये दोनों क्या बन जाएंगे? R माइनस X माइनस, और ये Li प्लस Li प्लस, तो ये मिलकर तो LiX बन गया और ये मिलकर ये बन गया। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं? इसकी रिएक्शन हम कराते हैं Cu, है ना, CuX के साथ। तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाता है? माइनस के LiX फिर से बन जाता है
आपका यहाँ पर मिल जाता है R2 माइनस, 2R माइनस तो है ही यहाँ पर, Cu प्लस और Li प्लस, ये आपको मिल जाता है। ठीक है, Cu प्लस है, X माइनस है, X माइनस इस Li के साथ चला गया, LiX मिल गया, एक के साथ 2R माइनस तो आई हैं, तो आपको ये मिल गया। अब इसकी रिएक्शन हम यहाँ पर कराते हैं R डैश X के साथ, है ना, R डैश X के साथ, और यहाँ पर चलती है आपकी SN2 रिएक्शन, और उसमें आपका क्या बन जाता है, R डैश बन जाता है, R डैश आपका बन जाता है, और प्लस आपका LiX CuX क्या बन जाता है आपका, RCu प्लस LiX, RCu प्लस आपका LiX, ये आपका बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका है कोरेहाउस सिंथेसिस, यहाँ पर R डैश है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर आप R डैश को R ही रख लें तो सिमेट्रिकल वाला भी बन जाएगा, और अगर R डैश को अलग रखेंगे तो R डैश। तो इस मेथड से आप सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप के ये बना सकते हैं, है ना। इसको लिखिए, फिर नोट करके 2-3 पॉइंट लिखेंगे। तो इसमें लिखिए नोट करके, सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल एल्केन, सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल एल्केन can be formed by this reaction, can be formed by this reaction, can be formed by this reaction, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड पॉइंट में लिखिए, देखिए यहाँ पे दो हमने एल्केलाइड यूज किए हैं। एक तो आपके पास ये है RX जो हमने शुरू में यूज किया है, और एक वहाँ पे हमने यूज किया है R-X। RX का बॉन्ड तो होमोलिटिकली यहाँ पर टूटता है, यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन चलने का तो कोई केस है नहीं। तो RX आप कुछ भी ले सकते हैं, कैन बी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, है ना। इसे आप 1 डिग्री ले लीजिए और 2 डिग्री और 3 डिग्री, आप जो आपकी मर्जी वो ले लीजिए। लेकिन यहाँ पर जो R-X है, यहाँ पर ये R माइनस यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करता है। अगर आपने यहाँ पर ये 2 डिग्री या 3 डिग्री लिया तो R माइनस भी अपना वही शिकारी प्रवृत्ति बेस की तरह काम करने लगेगा और एलिमिनेशन देने लगेगा। तो यहाँ पर वो कहता है कि R-X आप 1 डिग्री लीजिए, स्ट्रिक्टली आप इसे 1 डिग्री लीजिए। अदरवाइज अगर आप 1 डिग्री लेते हैं तो SN2 चलेगी, प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, प्रोडक्ट आपको मिलेगा एल्केन। अगर आपने यहाँ पर 2 डिग्री और 3 डिग्री लिया तो यहाँ पर आपकी E2 चल जाएगी और प्रोडक्ट आपको मिलेंगे फिर एल्कीन। ठीक है, तो वो कहता है कि स्ट्रिक्टली आप R-X को 1 डिग्री लीजिए जिससे सब्स्टिट्यूशन चल पाए, है ना। ये लिखिए,
और नेक्स्ट रिएक्शन है बाय डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 का निकलना, माइनस ऑफ CO2, है ना। CO2 का निकलने को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। जैसे डिहाइड्रेशन किसको बोलते हैं? वाटर के निकलने को। डिहाइड्रोजनेशन बोलते हैं H2 के निकलने को। ऐसे डीकार्बोक्सिलेशन है CO2 के निकलने को बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो इसमें लिखिए, एक लाइन लिखिए, a carboxylic acid when heated with soda lime, a carboxylic acid when heated with soda lime, comma, it loses a molecule of CO2, it loses a molecule of CO2, comma, forming alkane, forming alkane, forming alkane। अब इसमें सोडा लाइम क्या करता है? तो नेक्स्ट लाइन में लिखिए सोडा लाइम। सोडा लाइम, तो सोडा और लाइम दो चीज़ों का मिक्सचर है। जो NaOH होता है, प्योर NaOH, प्योर NaOH किस फॉर्म में रहता है? सॉलिड, लिक्विड या गैस? प्योर NaOH, प्योर सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा रहता है? गैस में रहता है, लिक्विड में रहता है या सॉलिड रहता है? प्योर CaO कैसा रहता है? सॉलिड, लिक्विड या गैस? सॉलिड। दीवारों पे पुराने टाइम में जो चूना करते थे वो देखा नहीं है? बाजार से वो पत्थर टाइप से आता था, उसको पानी में घोल देते थे, वो रहता था CaO। जब उसे पानी में घोल देते थे वो बन जाता था CaOH ट्वाइस। NaOH कैसा रहता है? NaOH भी ऐसी सॉलिड ही है, NaOH आपका सॉलिड है। तो NaOH और CaO का मिक्सचर बना लिया आपने, 3:1 का मिक्सचर, उसे बोलते हैं सोडा लाइम। NaOH का 3 मोल तो CaO का 1 मोल, इसे बोलते हैं सोडा लाइम। NaOH यहाँ पर रिएक्शन में काम करता है बेस का, और जो CaO है वो CO2 कैप्चर कर लेता है ना। अगर आप रूम के अंदर भी CaO का पाउडर रख दें तो वो धीरे धीरे CO2 के साथ रिएक्शन करता रहता है, CO2 एब्जॉर्बर है। तो लिखिए सोडा लाइम इज ए मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO। सोडा लाइम is a mixture of NaOH and CaO in 3:1 molar ratio. In 3:1 molar ratio. 3:1 molar ratio. Stop. NaOH acts as base. NaOH acts as base, while CaO acts as CO2 absorber. While CaO acts as CO2 absorber. CO2 absorber। तो यहाँ पर देखिए RCOOH है, इसके साथ आपका NaOH, CaO, इस मिक्सचर को सोडा लाइम है ना। आप इसके साथ हीट करते हैं तो आपको बन जाता है RH, और यहाँ पर जो CO2 गैस है, CO2 गैस आपके यहाँ से निकल जाती है। CO2 गैस को ये एब्जॉर्ब कर लेता है CaO, और CO यहाँ पर बना देता है CaCO3, और उसके साथ फिर ये NaOH, और ये बना देता है फाइनली Na2CO3। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका बन गया ये RH एल्केन, आपका यहाँ पर बन गया एल्केन।
इसमें लिखिए नेक्स्ट है कोल्बीज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। कोल्बीज इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। कोल्बीज इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, इसमें लिखिए when a concentrated aqueous solution of the sodium or potassium salt of a carboxylic acid is electrolyzed comma higher alkane is obtained तो यहाँ पर रिएक्शन देखिए, टू टाइम्स ऑफ RCOO माइनस K प्लस आपका 2 टाइम्स ऑफ H2O इलेक्ट्रोलिसिस तो यहाँ पर आपको ये मिलता है RR और प्लस आपका ये CO2 गैस, ये आपको मिलती है एनोड पर, और साथ में आपका ये KOH और प्लस आपके H2 गैस, और ये आपको मिलती है कैथोड पर, इसका अगर हम मैकेनिज्म देखें तो यहाँ पर देखिए पहले ये आपका 2 टाइम्स ऑफ RCOO माइनस K प्लस है, ये आपका टूट जाता है एक्वस सॉल्यूशन में, है ना, एक्वस सॉल्यूशन में ये आपका टूट जाता है, 2 टाइम्स ऑफ RCOO माइनस एक्वस बन जाता है, और प्लस आपका 2 टाइम्स ऑफ K प्लस एक्वस ये बन जाता है। अब आपके पास है कैथोड, कैथोड में हमेशा इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं, आपके पास है एनोड, एनोड से हमेशा इलेक्ट्रॉन एग्जिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये है 2 टाइम्स ऑफ RCOO माइनस है, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होना, इससे पहले ये बन जाता है, इससे आपका बन जाता है 2 टाइम्स ऑफ RCOO फ्री रेडिकल, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, मतलब 2 मोल थे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं इनका क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ H2O प्लस के ये 2 इलेक्ट्रॉन निकले, और इससे आपका बन जाता है ये, इससे आपका बन जाता है H2 गैस और प्लस आपका 2 टाइम्स ऑफ OH माइनस, ये आपका बन जाता है। अब वापस यहाँ पे आते हैं, जो आपका है 2 टाइम्स ऑफ RCOO फ्री रेडिकल है। अब ये बॉन्ड आपका फ्री रेडिकल ऐसे टूटता है, तो इससे आपका क्या बन जाता है, 2 टाइम्स ऑफ R फ्री रेडिकल बन जाते हैं, और प्लस आपका 2 टाइम्स ऑफ CO2 गैस, ये आपकी बाहर यहाँ पे निकलती है। जो आपका ये 2 टाइम्स ऑफ R फ्री रेडिकल है, तो ये आपका R फ्री रेडिकल प्लस आपके R फ्री रेडिकल, और ये दोनों आपके जुड़ कर क्या बना देते हैं, R एल्केन। वहीं पे देखिए जो आपके 2 टाइम्स ऑफ OH माइनस है, तो ये आपका 2 टाइम्स ऑफ K प्लस, 2 टाइम्स ऑफ K प्लस जो बना था वहाँ, है ना, 2 टाइम्स ऑफ K प्लस
प्लस आपका ये 2 टाइम्स ऑफ OH माइनस, और आपका यहाँ पर फॉर्म हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ KOH। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस चलता जाता है, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो बेसिक होता चला जाता है। एनोड से आपकी RR एल्केन और CO2 ये गैस आपकी इवॉल्व होती है। अगर एल्केन छोटी है तो गैस की फॉर्म में रहेगी, बड़ी है तो ये आपकी लिक्विड फॉर्म में रहेगी। और एनोड पे, कैथोड पे आपका KOH वो तो सॉल्यूशन को एल्कलाइन बनाता रहेगा और H2 गैस वहाँ से इवॉल्व होती है। तो इस तरीके से रिएक्शन चलती है। अगेन इसमें भी अगर आपको R टाइप का एल्केन बनाना है तो फिर आपको 2 डिफरेंट लेने होंगे, और 2 डिफरेंट लोगे तो फिर इल्ड वही 33% आएगी, है ना। तो इसके थ्रू भी आप सिमेट्रिक ही बना सकते हो। यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपके ख़त्म होते हैं।